इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जब तुर्की का रुख करते हैं अपनी सिटीजनशिप बाय रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हासिल करने के पर्पस के लिए, तो उन्हें कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। इन्हीं चैलेंजेस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि वो कौन से मेजर कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिनसे आप अवॉइड करके एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि तुर्की की रियल एस्टेट मार्केट ना सिर्फ इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए लुक्रेटिव है उनकी सिटीजनशिप और परमानेंट पासपोर्ट हासिल करने के लिए, बल्कि ये एक ऐसी मार्केट है जहां पे आपको बेहतरीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी मिलता है अगर आपकी बाइंग मार्केट के मुताबिक है। लेकिन वो बाइंग मार्केट के मुताबिक कैसे होगी, किन मसाइल से आप खुद को बचा सकते हैं, किन कॉमन प्रॉब्लम से आप खुद को महफूज रख सकते हैं ताकि आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो अगर हम बात करें इन कॉमन पिटफॉल्स की जो कि टर्किश रियल एस्टेट मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए पेश आ सकते हैं, तो उसमें सबसे पहला है बाइंग विदाउट अ टाइटल डीड वेरिफिकेशन। अगर आप एक वेल नोन डेवलपर के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर तो आपका ये जो डाउट है ये खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप छोटे डेवलपर या फिर पर्टिकुलरली सेकेंडरी मार्केट से कुछ बाय कर रहे हैं तो ये जो टाइटल डीड वेरिफिकेशन है ये बहुत ज्यादा जरूरी है और ये बहुत सिंपल है। आप अपने लॉयर से या आप अपने रियल्टर से जिनके ऊपर आपका ट्रस्ट है उनसे कह के या आप खुद भी टाइटल डीड ऑफिस में जाके इसको वेरीफाई करवा सकते हैं, या आप अपने सेलर से ये कह सकते हैं कि वो आपको टाइटल डीड ऑफिस से डॉक्यूमेंट जो है वो ले दे जिसमें ये क्रिस्टल क्लियर मेंशन हो कि ये प्रॉपर्टी हर किस्म के लिटिगेशन से और मॉर्टगेज से और किसी किस्म के डेट से महफूज है। सेकंड जो मेजर आपको पिटफॉल आ सकता है वो है ट्रस्टिंग अनलाइसेंस्ड एजेंट्स। आप बहुत सारे दोस्त जो है ये जानते हैं कि जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस्तांबुल टर्की के अंदर, आप सबसे पहले अपना कोई जानने वाला ढूंढते हैं। अब वो जानने वाला जो है अगर खुदा ना खास्ता उसके पास नॉलेज नहीं है, अगर उसे मार्केट के बारे में मालूम नहीं है, और अगर वो रियल्टर नहीं है, और अगर वो प्रोफेशनल नहीं है, अगर वो ऑनेस्ट नहीं है, तो वो खुदा ना खास्ता आपके लिए जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। क्योंकि वो आपको इंट्रोड्यूस करवाएगा किसी ऐसे अनलाइसेंस्ड एजेंट से जो कि यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है, जिसका अपना कोई ऑफिस नहीं है, जिसकी अपनी कोई कंपनी नहीं है, जिसकी अपनी कोई स्टेक्स नहीं है, जो यहाँ पर एक टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड के ऊपर रह रहा है। तो वो खुदा ना खास्ता आपके लिए जो है वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है, इसलिए आप इससे जो है वो अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट जो पिटफॉल है वो है ऑफ प्लान और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। तो अगर कैटेगरी बी सी डी का कोई डेवलपर है और आप उनके साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यकीन रखिए कि 99% चांस है कि आपका वो प्रोजेक्ट जो है वो डिले होगा, आपकी जो पोजीशन है वो डिले होगी और आपको टाइमली जो है वो नहीं मिलेगा। तो लिहाजा आप ऑफ प्लान या अंडर कंस्ट्रक्शन में जब जाएं तो बहुत सोच समझ कर फैसला करें, उस डेवलपर की रेपुटेशन जो है वो चेक कर लें। और एडवाइस ये है कि जब भी जहां भी आप इन्वेस्टमेंट करें, ये नहीं कि सिर्फ इस्तांबुल तुर्की के अंदर ही, कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो डेवलपर की प्रोफाइल साउंड होना बहुत जरूरी। जितना ये इंपॉर्टेंट है कि आपका जो रियल्टर है या रियल एस्टेट एजेंसी है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, वो साउंड होनी चाहिए, वो प्रोफेशनल होनी चाहिए, उतना ही ज्यादा जरूरी है कि आपका जो डेवलपर है, जो प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट कर रहा है, वो भी जो है वो मास्टर डेवलपर होना चाहिए। अब उसके बाद आ जाती है नंबर 4 प्रॉब्लम या पिटफॉल, वो है बाइंग इन रिस्ट्रिक्टेड जोन्स। अब टर्की के अंदर जो है वो सिटीजनशिप के लिए तो कोई भी रिस्ट्रिक्टेड जोन नहीं है, आप कहीं पे भी बाय कर सकते हैं जहां पे एक लोकल जो तुर्क है वो बाय कर सकता है, जो कॉमन तुर्क है। तो आप अगर रेजिडेंसी कार्ड के लिए बाइंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पता है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स रिस्ट्रिक्टेड हैं। अभी हाल ही की बात है, हम एक ऑफिस में गए और वहां पे एक लोकल थे, तो मेरे जो साथ क्लाइंट थे उन्होंने कहा कि मुझे एक अपार्टमेंट बाय करना है। तो वो जो लोकल दोस्त जिनके पास हम गए हुए थे उनके साथ कोई दोस्त बैठे थे, उन्होंने कहा हाँ मेरे पास है। तो उन्होंने बात की एक एरिया की, मैं नाम नहीं लेता, उन्होंने कहा जी उसमें मेरे पास है। तो मैंने कहा जी वो तो रेजिडेंसी कार्ड के लिए ब्लॉक है, वहां पे तो बाय करने के बावजूद नहीं मिलेगा। तो वो इंसिस्ट कर रहे थे नहीं सिटीजनशिप के लिए ब्लॉक है, रेजिडेंसी के लिए ओपन है। तो मुझे अफसोस तब होता है जब
दूसरे को आपकी प्रोफाइल का ना पता हो, आपके नॉलेज का, आपके कद काठ का और आपकी मार्केट की सूझबूझ का पता ना हो, और वो आपके सामने जो है वो बगैर जाने झूठ बोले जाए और ढिठाई के साथ झूठ बोले जाए। दुख होता है कि यार आप अपनी छोटी सी बोटी की खातर कैसे किसी की इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करवा देते हैं। और मुझे यहाँ से एक और भी वाकया याद आया कि मेरे एक दोस्त इंडिया से थे और सऊदी में रहते थे, तो वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर तशरीफ लाए। उन्होंने कहा कि मुझे रेजिडेंसी कार्ड तो नहीं लेना, जो कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, तो मैं प्रॉपर्टी जो है वो बाय करना चाहता हूँ। तो मैंने उन्हें 3-4 जो है वो प्रॉपर्टीज विजिट करवाई। चूंकि सेकेंडरी मार्केट के अंदर आपको पता है ऐसे ही है कि डायरेक्ट आपके पास प्रॉपर्टी हो ये बहुत रेयर होता है, आप सेकंड थर्ड एजेंट से जो है वो लेते हैं। तो वो प्रॉपर्टीज जो है वो मार्केट के मुताबिक प्राइस थोड़ी ज्यादा उन्हें लगी, और उन्होंने कहा कि, और मेरे सामने जो है वो दोनों मेरे भाई और जो भाभी थी वो बात कर रहे हैं, और भाभी उन्हें जो है वो अरबी में बात कर रही हैं और उन्हें ये कह रही हैं कि इसने हमें पागल समझा है। अब आपको पता है कि जो हमारी उर्दू की जुबान है वो भी लश्करी जुबान है, और उसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो अरबी से हैं। तो पागल जो है वो आपको पता है कि वो मजनू बोलते हैं, तो उन्होंने जो है वो मजनू कहा, और मुझे समझ आ गई कि मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं। खैर मुझे वो बुरा तो जरूर लगा, लेकिन मैंने जारी बात है क्लाइंट है तो आप उनको कुछ नहीं कह सकते कि भाई ठीक है, उनकी आपके बारे में राय है ना, और वैसे भी कोई भी बंदा आपके बारे में जो भी राय रखना चाहे वो रख सकता है, आप उसको उससे चेंज तो नहीं कर सकते। तो कुछ अर्से बाद जो है 6 माह 8 माह साल गुजरा, और वही भाई साहब जो है उनकी मुझे कॉल आई कि यार मैंने एक प्रॉपर्टी जो है वो बाय की थी, अब मैं वो बेचना चाहता हूं। तो मैंने कहा जी ठीक है। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि आपने मुझसे बाय क्यों नहीं की, क्योंकि क्लाइंट अल्टीमेटली आपके पास वापस आ जाता है कहीं ना कहीं। अगर आपने उसके साथ झगड़ा कर लिया भाई तो कैसे वापस आएगा। तो हमेशा अपने गुस्से पे जो है वो काबू रखना चाहिए। कोई भी सर्विस बिजनेस है या प्रोडक्ट है, कोई भी, अगर आप स्माइल नहीं दे सकते तो फिर आप कामयाब भी नहीं हो सकते। तो खैर मैंने उनसे जब प्रॉपर्टी की डिटेल मंगवाई और मेरा जो सेकेंडरी में डील करने वाला एजेंट था उनके हवाले किया, तो उन्होंने कहा कि ये प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं आप बेच सकते। मैंने कहा जी क्यों? कहते ये प्रॉपर्टी तो है ही कंट्रोवर्शियल। मैंने कहा यार इतने बड़े बड़े टावर्स खड़े किए हुए हैं। तो कहते सर सब कुछ हो जाता है, टावर्स जब उन्होंने बेचने थे तब उन्होंने सारा कुछ कर लिया, अभी ये प्रॉपर्टी जो है इसका तापू क्लियर नहीं है। यानी तापू की 3 किस्में होती हैं यहाँ पे, तो वो प्रॉपर्टी जो है उसका तापू था बेसिकली जो है वो लैंड का। अब फिजिकल वहां पे एक बड़ा प्रोजेक्ट बना हुआ है, बड़े टावर्स बने हुए हैं, उसके कोई 12, 15, 20 जो है वो फ्लोर्स हैं, हर फ्लोर पे कोई 8-10 अपार्टमेंट है, तो सैकड़ों की तादाद में अपार्टमेंट्स हैं। लेकिन वो भाई साहब जो है वो, फिर मैंने देखा हमारा एक जो कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर 1200-1500 लोग जो है वो रजिस्टर्ड हैं, तो उसमें भी उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 5 एजेंट्स को कहा कि ये प्रॉपर्टी जो है वो बेच दीजिए, लेकिन वो प्रॉपर्टी नहीं बिक पाई। तो मुझे तब जो है वो उनकी उस हालत पे रहम आया कि देखें जब मैं आपको दिखा रहा था तो मुमकिन है वो $1000-2000 आपको उस वक्त महंगी जरूर लगी हो, लेकिन कम से कम आप जो बाय कर रहे थे वो कर तो ठीक रहे थे। यानी ये आपका ख्याल है कि वो महंगी थी, मुमकिन है, हो सकती है, मैं उस पर नहीं डिबेट करता, लेकिन कम से कम चीज तो वो क्लियर थी ना। तो आपने सस्ती ले ली, लेकिन वो ऐसी ले ली जो गले पड़ गई। तो हमेशा जो है वो बाइंग करते हुए इस चीज का ख्याल रखें कि आप जो है वो रिस्ट्रिक्टेड जोन के अंदर जो है वो बाय ना करें। नेक्स्ट जो पिटफॉल है उसके ऊपर हम बात करते हैं, वो है हमारा जनाबे आली ओवर प्राइस्ड प्रॉपर्टीज फॉर फॉरनर्स। देखिए यार एक चीज ना बड़ी कॉमन है, ये अगर हम सिर्फ रियल एस्टेट मार्केट की और टर्की की अगर बात करें तो ये मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में जहां पे भी आप जाते हैं अगर वहां पे किसी चीज की फिक्स्ड प्राइस नहीं है और आप अगर फॉरेनर हैं और उन्हें पता चल जाता है कि आप फॉरेनर हैं और आपको नॉलेज नहीं है, तो कुछ यानी जो गैर मुहज्जब अकवाम है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो सिविलाइज्ड नेशंस हैं उनमें तो ऐसा नहीं होता। तो वहां पे जो सेलर है ना उसकी कोशिश होती है कि इनकी लाइल्मी का फायदा उठाते हुए मैं इन्हें थोड़ा महंगा जो है वो बेच दूं। और अगर हम तारीखी एतबार से पढ़ें, इस्लामी एतबार से भी पढ़ें, तो लोग ये कोशिश जो है वो करते रहे हैं और लोग करते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा होता है, आपको नॉलेज नहीं होता तो लोग फॉरेनर्स को ये समझने के बजाय कि ये अल्लाह पाक की रहमत है, ये क्लाइंट है, अल्लाह पाक ने इसके जरिए मुझे रिस्क देना है, तो वो उसको ओवर प्राइस करने की कोशिश करते हैं। तो आपको इस चीज का भी ख्याल रखना है। नेक्स्ट जो नंबर 6 हमारा पिटफॉल है जो कि हो सकता है वो है हिडन कॉस्ट एंड टैक्सेस। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज जब आप बाय कर रहे होते हैं ना तो आपकी नजर होती है हमेशा मेन जो
उसकी बाइंग प्राइस है उसके ऊपर, जो कॉमन एक्सपेंसेस हैं, जो टैक्सेस हैं, उसके ऊपर आपका ध्यान कम जाता है। तो उस पे भी ध्यान रखिए और वो भी क्लियर कर लीजिए कि इसका जो एडिशनल कॉस्ट होगा वो कितना है। उसके बाद है जी लीगल इश्यूज इन इनहेरिटेंस एंड सिटीजनशिप। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जिनके लीगल इश्यूज होते हैं, यहाँ पे भी लिटिगेशन होता है। यहाँ पे भी मैंने देखा है बहुत आइडियल, सुपर आइडियल लोकेशंस के ऊपर 90% बिल्डिंग्स बनी हुई आज भी लिटिगेशन की वजह से वैसे की वैसे खड़ी हैं और वो बिकी नहीं है। यहाँ पे भी मुकदमात होते हैं, यहाँ पे भी वरासती झगड़े होते हैं, यहाँ पे भी केसेस कोर्ट्स के अंदर जाते हैं। तो आपको ये ख्याल करना है कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बाइंग ना कर ले जहां पर लीगल इश्यूज या कोई लिटिगेशन जो है वो हो। उसके बाद आ गया एक बहुत कॉमन जो है वो पिटफॉल होता है और ये सेकेंडरी मार्केट में ज्यादा होता है, वो होता है जॉइंट ओनरशिप कंफ्यूजन। अब एक प्रॉपर्टी है जो एक से ज्यादा लोगों के नाम पर है, उसमें आपकी डील हो रही है एक शख्स के साथ, दूसरा कहता है जी मैं बेचना नहीं चाहता, तो आपको फिर उनका ही शेयर जो है वो मिलेगा। अगर जो नहीं बेचना चाहता तो वो नहीं मिलेगा। तो इस चीज का भी क्लियर कर लें कि जो टाइटल डीड है, जो तापू है, वो सोल ऑनरशिप में है या उसके अंदर जॉइंट ऑनरशिप है। नंबर 9 है जी नॉट चेकिंग बिल्डिंग लाइसेंसेस और यूजेज परमिशंस। यस, इसका जिक्र किया था मैंने अपने उस पिछले वाकया के अंदर, जो मेरे अरबी सऊदी से जो दोस्त आए थे, मेरे भाई इंडिया से। यूजेज परमिशंस, तो जो टाइटल डीड है, एक लैंड का टाइटल डीड होता है, एक आपका कार इत्तफाकी, जो कि बेसिकली एक किस्म है टाइटल डीड की, जिसके अंदर आपका मस्कन, आपकी रेजिडेंस जो है वो आपको अलाउ नहीं होती है, वो नॉर्मली ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जो है ये मिलता है। उसके बाद फिर आपका कार इत्तफाकी के साथ एक आपको परमिशन मिल जाती है जिसे आप बोलते हैं इस्कान। तो अगर यहां तक है, इस्कान है, तो फिर तो क्लियर है। और अगर आपको टाइटल डीड ही कात मुल्कियती मिल जाए तो वो तो सबसे टॉप पे है, सबसे अच्छा है। जो क्रिमजी कलर का, रेड कलर का जो है वो होता है, लाल रंग का जो है वो होता है, तो आप उस प्रॉपर्टी के अंदर फिर रहने के हकदार हैं, फिर वो ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कात इत्तफाकी है लेकिन इस्कान नहीं है, तो वो बहुत बड़ा मसला जो है वो खुदा ना खास्ता कल को कोई डिमोलिश हो जाती है तो आप कोई क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रॉपर्टी अभी रहने के काबिल गवर्नमेंट ने आपको अलाउ ही नहीं किया। तो इस चीज का भी ख्याल रखें। उसके बाद आ जाता है जी नंबर 10, मिसअंडरस्टैंडिंग द टर्किश सिटीजनशिप प्रोसेस। अगर आप प्रॉपर्टी सिटीजनशिप पर्पज के लिए ले रहे हैं तो आपको बहुत सारे लोग जो है ग्रीन गार्डन दिखाते हैं, रोजी पिक्चर दिखाते हैं, डबल शाप मिलते हैं आपको, जो कि आपको रेंटल इनकम और एप्रिसिएशन और पता नहीं क्या कुछ आपको जो है प्रेजेंट करते हैं, 4-4, 5-5 प्रॉपर्टीज प्रेजेंट करते हैं। तो सारा कसूर उनका भी नहीं है। आप भी तो कहते हैं ना कि हमें 4-4 अपार्टमेंट चाहिए, हमें 3 जो है वो हम रेंट कर देंगे, 1 में रह लेंगे, गलत नहीं है। लेकिन ये ख्याल रखें कि जब आप सिटीजनशिप के लिए प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो आपका जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पर्पस होना चाहिए वो आपकी स्ट्रॉन्ग फुटिंग होना चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग फुटिंग कब होगी? जब आपके पास नेशनैलिटी होगी, जब आपके पास सिटीजनशिप होगी, जब आपके पास पासपोर्ट होगा। भाई अगर आपको पहली इन्वेस्टमेंट में उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिल सकता जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपको सिटीजनशिप मिल जाती है, तो क्या बुराई है इसमें? थोड़ा कम प्रॉफिट सही, जो कि होना है। मैं बिल्कुल फैक्चुअल बात करता हूं। आप जानते हैं जो लोग मुझे जो है वो मिले हुए हैं, मैं हमेशा ये कहता हूं कि सिटीजनशिप वाली प्रॉपर्टी आपको मार्केट प्राइस से महंगी बिकती है। उसके सर्टेन रीजंस हैं, लॉजिक्स हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको कोई जानबूझ के महंगी बेच रहा है, वो आपको पता है सूटेबल है सिटीजनशिप के लिए। तो ऐसी चीज जो सूटेबल हो, यानी इसकी मिसाल ऐसे ले लीजिए, अगर किसी ऐसे शहर के अंदर आप खाना खाने जाए जहां पे हलाल हराम की तमीज ना हो, और वहां पे अगर कोई ऐसा रेस्टोरेंट आपको मिल जाए जो कि हलाल बेच रहा हो, तो वो आपको नॉर्मल प्राइस से ज्यादा प्राइस लगाता है, क्योंकि उसकी एक स्पेशलिटी जो है वो बन गई। तो सिटीजनशिप की प्रॉपर्टी जो है स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, इसमें टैक्सेस होते हैं और दीगर अमूर होते हैं। और डेफिनेटली अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लियर है, आपकी बाइंग जो है वो गवर्नमेंट के बताए हुए तरीकाकार के मुताबिक है, आपकी प्रॉपर्टी क्लियर है, तो ऑब्वियसली हो जाएगी, जल्द या बदीर उसमें देर हो सकती है। तो आपको इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि आप फिर उस लालच के पीछे ना जाइए। अब कुछ टिप्स हैं जो कि सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए आपको मैं एडवाइस वैसे तो साथ करता रहा हूं, लेकिन अभी फिर भी एक्सप्लेन करता हूं। ऑलवेज वर्क विद द रजिस्टर्ड एजेंट और कंपनी फेमिलियर विद फॉरेन बायर रिक्वायरमेंट्स। मैं हमेशा कहता हूं कि जिस नेशनैलिटी से हैं आप, उस नेशनैलिटी का अगर आपको एक रजिस्टर्ड प्रोफेशनल ऑनेस्ट एजेंट या एजेंसी मिल जाती है तो उनके साथ काम कीजिए, क्योंकि उन्हें पता है आपका कौन सा डॉक्यूमेंट कहां से मिलेगा, कहां से टेस्ट होगा।
उन्हें पता है कि आपकी साइकोलॉजी क्या है, आपको किस चीज की जरूरत है, तो वो आपको उसके मुताबिक जो है वो सर्व कर सकते हैं। इसके बाद ये है कि वो लाइसेंस्ड होगा, वो आपको पता है। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि कंपनी रजिस्टर्ड है तो आप उसे समझ लेंगे यार ये तो लाइसेंस्ड है और कंपनी रजिस्टर्ड करवाना किसी भी दुनिया के कोने के अंदर कोई मुश्किल काम नहीं है। चंद आपके जो है ना वो पैसे लगते हैं और आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है। बात होती है उसकी कंपनी की प्रोफाइल की, वो कितने लोगों को ऑलरेडी सर्व कर चुकी है, उनकी हिस्ट्री क्या है, उनके बारे में लोगों का फीडबैक क्या है। तो ये सिर्फ जो लाइसेंस्ड एजेंसी से मुराद ये नहीं है कि जिसने कल रजिस्टर्ड करवाई और आप कहेंगे यार ये लाइसेंस्ड है इसलिए अच्छी है। उसके बाद है हायर अ लिंगुअल टर्किश इंग्लिश लॉयर। तो जो लॉयर आप लें वो इंग्लिश स्पीकिंग जरूर होना चाहिए। एंश्योर ऑल पेमेंट्स आर मेड थ्रू बैंक ट्रांसफर्स फॉर ट्रेसेबिलिटी। अच्छा, ये चीज भी मैं आपको बताता चलूं, टर्की के अंदर ना होता क्या है, आप कुछ भी बाय करने जाएं, कपड़ा, जूता, मोबाइल, कुछ भी, तो जब आप उनसे बात करते हैं प्राइस की, वो आपको प्राइस देते हैं, तो उसके बाद अगर आप कहें ना कि कुछ मजीद डिस्काउंट है, तो पहला आपसे सवाल करेंगे कि आप पेमेंट कार्ड से देंगे या कैश देंगे। अगर कार्ड से है तो डिस्काउंट नहीं देंगे मजीद, लेकिन अगर आप कहेंगे ना कि मैं कैश पेमेंट जो है वो दे देता हूं, तो फिर आपको मजीद डिस्काउंट भी मिल सकता है। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि आपके साथ ये बात करते हैं कि प्रॉपर्टी की प्राइस लेट्स सपोज $5 लाख है, वो आपसे कहते हैं चूंकि सिटीजनशिप के लिए आपकी जो कंडीशन है वो मिनिमम $400,000 का थ्रेशोल्ड है, जो कि बैंक ट्रांसफर होना मैंडेटरी है, तो लिहाजा बाकी की जो अमाउंट है आप हमें कैश दे दीजिए और हम आपको डिस्काउंट दे देते हैं। तो ये यहाँ पे एक दो प्रोजेक्ट जो है वो ऐसा करते हैं। लेकिन मैं ये एडवाइस करूंगा कि अगर कोई ऐसा डेवलपर है जो कि बी सी डी कैटेगरी का है, तो आप इस मामले में एहतियात जो है वो कीजिए और सारी ट्रांजैक्शन जो है वो बैंक से ही कीजिए। उसके बाद है जी आस्क फॉर ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट्स ऑन द प्रॉपर्टी। जब तक आपकी ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक पेमेंट ट्रांसफर नहीं करनी। हाँ, अगर जीवाईओ प्रोजेक्ट है फिर तो उनको ड्यू डिलीजेंस की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर आपकी जो इवैल्यूएशन सर्टिफिकेट है, जो इवैल्यूएशन रिपोर्ट है, अगर वो आना है तो उसके आने से पहले उसको देखे बगैर पेमेंट ट्रांसफर ना कीजिए। क्यों? ऐसा नहीं कि पेमेंट आपकी कोई हड़प कर जाएगा, वापस नहीं देगा, अगर अच्छा बड़ा डेवलपर है ऐसा नहीं करता, लेकिन आपने चूंकि पेमेंट ट्रांसफर करने से पहले क्या करना है, दौविज अलम बिलकसी बनाना है, यानी जो मनी एक्सचेंज डॉक्यूमेंट है, तो डॉलर को लीरा में कन्वर्ट करेंगे, लीरा ट्रांसफर करेंगे। अब अगर खुदा ना खास्ता आपकी जो इवैल्यूएशन रिपोर्ट है वो पूरी नहीं आती, तो अगर तो आप कोई और प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, तो ये पेमेंट ऑब्वियसली आपको वापस लेनी है, क्योंकि आपका जो मनी एक्सचेंज डॉक्यूमेंट है जब आप बैंक जाती हैं तो उसमें आपका नेम, फादर नेम, पासपोर्ट नंबर और प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है। तो आप वो जो बैंक है वो उसको एडिट कर सकता है, यानी अगर तो सेम डेवलपर है या वो सेम ट्रांजैक्शन है तो सेम प्राइस है तो वो कर सकता है कि उसमें एडिटिंग करके आपको जो है वो नया दे देता है मनी एक्सचेंज डॉक्यूमेंट, और वो उसी की कॉपी जो है वो तापू ऑफिस को भेज देता है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपको वो डील ही कैंसिल करना पड़ जाती है तो फिर आपको लीरा मिलेंगे और लीरा दोबारा फिर आप डॉलर बाय करेंगे, तो कितना लॉस होगा आप ये समझ सकते हैं। इसलिए ड्यू डिलीजेंस जो है वो जो रिपोर्ट है वो लाजमी ले। वुड यू लाइक a checklist for safe property buying in Turkey or help with specific legal terms in a tapu or sales agreement? जी हाँ, क्या आप टर्की के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, प्रॉपर्टी बाय करना चाहेंगे, सिटीजनशिप आप हासिल करना चाहेंगे? आपको क्या लीगल जो एडवाइजरी है उसकी ज़रूरत है? क्या आपको एक प्रोफेशनल, रिप्यूटेबल और वेल नॉन रियल्टर की या एजेंसी की ज़रूरत है? तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप हमें हमारे न्यू व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्री कंसल्टेशन है। हमारा वक्त बहुत कीमती है, अगर आप सीरियस हैं तो देन आप जो है वो कांटेक्ट कीजिएगा, सीरियस नहीं है तो अपना भी टाइम बचाइएगा और हमारा भी टाइम सेव कीजिएगा। न्यू व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और काइंडली हमें फॉलो जरूर कर लिया करें ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो कि आपके फायदे में है, कोई नहीं बताएगा, आपको मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफिज।